हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो। क्रिस्टलाइन सॉलिड इज क्लासिफाइड अंडर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ionic solid, covalent or network solid and metallic solid Crystalline solid is of four types: molecular solid, ionic solid, covalent solid or network solid and metallic solid. These are the four types of crystalline solids. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है? Molecular solid is also further divided into non-polar molecular solid, polar molecular solid और हाइड्रोजन बॉन्ड molecular solid। ठीक, अब हम ये जानेंगे कि आखिर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब होता है कि वैसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में मॉलिक्यूल्स और एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी वैसा सॉलिड जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल और एटम्स होते हैं। ठीक है, ये एटम्स होते हैं वो सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि वैसा सॉलिड जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स और सेम टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड का नाम देते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है वो तीन टाइप, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, तो जब ये तीनों भी मॉलिक्यूलर सॉलिड के ही टाइप्स हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इन तीनों के भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होंगे, मॉलिक्यूल्स और एटम्स ही होंगे। मॉलिक्यूल्स और एटम्स भी होंगे। ठीक है, तो जब इन तीनों के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही हैं, तो फिर तीनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड these constituent particles, molecules or atoms, these constituent particles are bonded to each other very low interaction force, dispersion or London forces। ठीक है, और हम कह सकते हैं यहाँ पर कि van der Waals forces। ठीक है, यानी इसका मतलब दिया हुआ है कि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसमें होता क्या है, इसमें मॉलिक्यूल्स, ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स और एटम, दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड आर बॉन्डेड विद वेरी बिग इंटरैक्शन फोर्स, डिस्पर्शन और लॉन्डन फोर्स और van der Waals फोर्सेस। ठीक है, यानी इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड केस में ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये van der Waals फोर्सेस से, लंदन फोर्सेस से और डिस्पर्सन फोर्सेस से क्या होता है, आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, अब इसी कारण इसे क्या कहते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का नाम देते हैं। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का नाम देते हैं। ठीक है, अब कह रहा है यहाँ पर कि इसके एग्जांपल कौन होंगे, तो कहा जा रहा है कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं सेम टाइप्स ऑफ एटम्स हैं। कौन हो सकते हैं, यहाँ देखिए H2, these are the example of non polar molecular solid, H2, आपको N2, O2, CCl4 है ना, these are the example of non polar molecular solid।
और इस सॉलिड में ये सब जो एटम होते हैं वो बहुत ही बिग अट्रैक्शन फोर्सेस, वंडर वाल फोर्सेस, लंडन फोर्सेस या डिस्पर्सन फोर्सेस से आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। सो वी कैन से दिस आर द एग्जांपल ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इसका जो फिजिकल नेचर होता है वो कैसा होता है, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और इसी सॉफ्ट होने के कारण इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही वेरी लो होता है, ठीक है, यानी वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करने का काम नहीं करता है, उसे हम क्या कर रहे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का नाम देते हैं, ठीक है, जो क्या होता है नॉन कंडक्टर इन नेचर होता है, ठीक है, यानी ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को पास करने का काम नहीं करता है, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का नाम देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ये भी क्या है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी इसका मतलब क्या है कि इसमें भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स और एटम्स ही होगा, ठीक है, और वो भी सेम टाइप्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, यानी इसमें भी क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल्स और एटम भी होगा। लेकिन अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये बता रहा है, कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स और एटम है, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स और एटम है ना, these particles are bonded to each other. This particle in case of polar molecular solid में, ठीक है, this constituent particle atoms or molecules are bonded to each other with the dipole interaction force. Dipole interaction force, ठीक है, यानी इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड केस में दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर विद द डायपोल इंटरेक्शन फोर्सेस, ठीक है, एंड हेंस वी कैन से डायपोल मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड नॉट इक्वल टू 0, बट इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड केस में डायपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी जब कह रहा है यहाँ पर कि डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो वहां पर कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, तो हम कह सकते हैं नॉन पोलर होगा, ठीक है। लेकिन पोलर के केस में डायपोल मोमेंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है आर बॉन्डेड टू ईच अदर विद द डायपोल इंटरेक्शन फोर्सेस एंड हेंस डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड केस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की, ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर इसका एग्जांपल कौन कौन होगा, जैसे हम कह रहे हैं HCl इज द एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। यहां हम बात कर लेते हैं SO2 की, ठीक है, SO2 यानी ये भी क्या होगा, कह सकते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो आपका है वो क्या है, इसमें डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, यानी इसमें थोड़ा बहुत जो प्रॉपर्टी होता है वो पोलैरिटी की प्रॉपर्टी होती है इसमें, है ना, इट कैन डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्शियली, ये डिसोसिएट कर सकता है, ठीक है, इसी कारण जो है इसमें कह रहा है डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड हेंस इट इज द पोलर इन नेचर, ठीक है, यानी ये थोड़ा बहुत क्या होता है पोलैरिटी को शो करता है, ठीक है, इसी कारण से कह रहे हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का नाम दे रहे हैं, ठीक है, जिसका एग्जांपल क्या हो रहा है, इसका एग्जांपल HCl है, SO2 है, ये सब जो है इसका एग्जांपल होगा तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना, या और एग्जांपल दे सकते हैं CH3Cl, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, है ना। चलिए अब देखिए अब इसके फिजिकल नेचर के बारे में जान लेते हैं। इसका फिजिकल नेचर जो होता है ये भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसा ये भी क्या होता है, सॉफ्ट होता है। अब जब ये भी सॉफ्ट होगा तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका ही मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें केवल इन दोनों से कंपेयर करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, वेरी लो होता है, लेकिन इसका क्या होता है, लो होता है, यानी इसका मतलब क्या है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नॉन पोलर, ठीक है, यानी नॉन पोलर से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी लो ही होता है, लेकिन इसके कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है,
ठीक है, तो यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, सॉफ्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। ठीक है, सॉफ्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो इसका भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है ना, ये भी क्या होता है, नॉन कंडक्टर ही होता है। ये भी क्या होता है, नॉन कंडक्टर ही होता है। यानी इसका मतलब क्या है, ये भी डायरेक्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, दैट्स नॉट अलाउड टू पास द करंट। ये भी करंट को पास करने का काम नहीं करता है ना। अब आप जानते हैं तो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड किसे कहते हैं, आप ये समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो कि ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है, यानी इसका भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स और एटम्स ही होगा, मॉलिक्यूल्स और एटम्स ही होगा। ठीक है, यानी इसका भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो मॉलिक्यूल्स और एटम्स ही होगा, मॉलिक्यूल्स और एटम्स ही होगा। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, ये जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होता है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड केस में दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में क्या होता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो लंडन फोर्स या वांडर वाल फोर्स से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। यानी इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है, ये भी हालांकि सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये भी सॉफ्ट होता है, लेकिन पोलर और नॉन पोलर के रेस्पेक्ट में ये हार्ड होता है। ठीक है, पोलर और नॉन पोलर के रेस्पेक्ट में ये क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, तो पोलर और नॉन पोलर के केस में ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो क्यों हार्ड होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर विद द स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच रहता है। ठीक है, बॉन्डेड होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग फोर्स है एज कंपेयर टू वान डेर वाल फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। और इसी कारण जो होता है, ये क्या होता है, हार्ड होता है एज कंपेयर टू पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के रूप में। ठीक है, अब सोचिए, अब जब कह रहा है कि ये हार्ड होता है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, हार्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो होता है, लेकिन पोलर और नॉन पोलर के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है। ठीक है, यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होता है, नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से ज्यादा होता है। ठीक है, यानी उन दोनों के कंपेयर में इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो इसका भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होता है, ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, यानी ये भी क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन बस इतना याद रखना है यहाँ पर कि पोलर और नॉन पोलर के केस में ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। पोलर और नॉन पोलर के रेस्पेक्ट में ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल लो होता है, लेकिन उन दोनों केस के रेस्पेक्ट में इसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। ये क्या होगा, हार्ड होगा। हार्ड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द वान डेर वाल फोर्सेस और लंडन फोर्स। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड का नाम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड। अब हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड। ठीक है, ये तो नाम से पता चल रहा है कि आयनिक सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, आयंस होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड के केस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, आयंस होता है। और आयन हम जानते हैं दो टाइप का, एक पॉजिटिव आयंस, दूसरा नेगेटिव आयंस। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। इस पॉजिटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, कैटायंस का नाम देते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, एनायंस का नाम देते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कैटायंस और एनायंस। ठीक है, अब देखिए, जब ये कैटायंस और एनायंस है
तो ये कैटायंस और एनायंस आपस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यानी दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कैटायन और एनायंस, in case of ionic solid these constituent particles cations and anions are bonded to each other very strong interaction forces, that is electrostatic force of attraction, जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। यानी दिस constituent particles of ionic solid are bonded to each other with the strong electrostatic force of attraction, और हम कर सकते हैं यहाँ पर ionic bonds, ionic bond, यानी ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्डेड होता है, या हम कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, ठीक है। यानी अब आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से क्या होता है, बॉन्डेड होता है। तो जब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बॉन्डेड होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये जो सॉलिड सब्सटेंस होगा इसका जो फिजिकल नेचर होगा वो क्या होगा, हार्ड होगा। यानी आयनिक सॉलिड का फिजिकल नेचर जो होता है, आयनिक सॉलिड का जो फिजिकल नेचर होता है वो क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है। और जब ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा, जब ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा बहुत ही ज्यादा हाई होगा, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हाई होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि ये इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या आयंस है, constituent particles ions and cations or anions, and these cations or anions, these constituent particles are bonded to each other with the very strong interaction forces, that is electrostatic force of attraction or ionic bond. यानी these constituent particles anions or cations are bonded to each other, है ना, by the help of very strong electrostatic force of attraction और ionic bonds। और इसी कारण ये क्या करता है, इसको बहुत ज्यादा हार्ड बनाने का काम करता है। और जब ये हार्ड होगा, यानी जब आयनिक बॉन्ड, आयनिक सॉलिड बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हाई होगा। और जब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होगा तो इसको तोड़ने के लिए वी हैव टू गिव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसी कारण जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में क्या जाता है, इट इज पुअर कंडक्टर, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, poor conductor of electricity in solid state, in solid state, solid state के केस में ये कहता है poor conductor of electricity होता है। क्यों? क्योंकि in case of solid state it can't dissociate into its constituent ion, ये अपने solid state में अपने आयन में टूटता नहीं है, और इसी कारण जो होता है ये poor conductor of electricity होता है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया कि in solid state it can't dissociate into its constituent ion, और हम जानते हैं constituent ions are responsible for conducting electricity। तो जब ये अपने आयन में टूटेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कैसे करेगा। इसी कारण कहा जा रहा है कि in case of solid state, in case of solid state ionic solids are poor conductor of electricity, but in molten state, लेकिन ये molten state में, but in molten state it is a good conductor of electricity, but in molten state it is good conductor of electricity, ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है ना। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि इन molten state is the good conductor of electricity, क्यों? क्योंकि इन molten state it can dissociate into its constituent ion, और इसी कारण जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब हम बात करते हैं कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। चलिए अब हम बात करते हैं नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड कहना वैसा सॉलिड जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, एटम्स होता है। कैसा एटम्स, नॉन मेटालिक एटम्स, नॉन मेटालिक एटम्स, नॉन मेटालिक एटम्स, यानी वैसा सॉलिड जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, नॉन मेटालिक एटम्स होता है, ठीक है। यानी इन केस ऑफ नेटवर्क सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड, दिस नॉन मेटालिक एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, bonded to each other
with a strong covalent bond, with a strong covalent bond forms a network type structure, a network type structure, and hence it becomes so hard. इसी कारण जो होता है ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है और बहुत ही ज्यादा क्या होता है, रिजिड हो जाता है। ठीक है, कहने का मेरा मतलब क्या हो रहा है कि ये जो नेटवर्क सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड होता है इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, नॉन मेटालिक एटम्स होता है, नॉन मेटालिक एटम्स होता है, एंड दिस नॉन मेटालिक एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर विद वेरी स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड एंड हेंस इट फॉर्म्स ए नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर। और ये कोवेलेंट बॉन्ड से, स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्ड होकर एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, और इसी कारण ये जो नेटवर्क सॉलिड होता है, नेटवर्क सॉलिड या कोवेलेंट सॉलिड होता है जो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा रिजिड हो जाता है। अब सोचिए कि जब ये बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगा, जब बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हाई होगा। इसी कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही ज्यादा हाई होता है, यानी वेरी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड इज वेरी हाई। ठीक है, अब सोचिए जब ये बहुत ज्यादा हाई होगा तो इसे ब्रेक करने के लिए वी हैव टू गिव मोर एनर्जी एंड दैट्स व्हाई इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज सो हाई। इसी कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, अब हम इसके एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड का एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, तो जैसे हम जानते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड SiO2 है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये सब क्या है, एक नेटवर्क स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी कारण जो है बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्ड होकर एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, और इसी का इट मेक देम सो हार्ड। हेंस वी कैन से नेटवर्क सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड इज सो हार्ड। अब हम बात कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब सोच लीजिए जब कहा जा रहा है कि ये जो नेटवर्क सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, जो नॉन मेटालिक एटम से बॉन्डेड होता है, जिसमें नॉन मेटालिक एटम होता है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है कि बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड द कोवेलेंट बॉन्ड। यानी यहां पर जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, यानी एटम, ये जो नॉन मेटालिक एटम होता है, इस नॉन मेटालिक एटम के बीच, नॉन मेटालिक एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपस में शेयरिंग से बंधा होता है, और शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड करते हैं, है ना। तो इसलिए दिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर विद द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। और हम जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और जब इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा देन इट कैन डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन, ये अपने आयन में टूटेगा नहीं, और जब आयन में टूटेगा नहीं तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आयंस आर रिस्पांसिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जब ये शेयरिंग से मिलकर बना हुआ है, कांट डिसोसिएट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन, तो हाउ इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा कैसे। इसी कारण कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो नेटवर्क सॉलिड होता है, कोवेलेंट सॉलिड होता है, वो क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मेटालिक सॉलिड की, हम बात कर लेते हैं मेटालिक सॉलिड की। अच्छा, आयनिक सॉलिड का कौन कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, जैसे आप जानते हैं NaCl हो जाएगा, MgCl2, ZnCl2, MgO, these are the example of ionic solid, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेटालिक सॉलिड। अब हम बात करते हैं मेटालिक सॉलिड्स की। ठीक है, चलिए अब देखिए मेटालिक सॉलिड वैसा सॉलिड जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी एटम्स होता है, लेकिन कैसा एटम्स, मेटालिक एटम्स, मेटालिक एटम्स, मेटालिक आयंस, मेटालिक आयंस। ठीक है, यानी वैसा सॉलिड जिसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, मेटालिक एटम्स और मेटालिक आयंस होता है। ठीक है, एंड दिस metallic atoms are bonded to each other with very strong metallic bonds,
तो ये जो मेटालिक एटम्स होता है, ये जो मेटालिक आयंस होता है, वो आपस में स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड से आपस में जुड़ा रहता है ना। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड से आपस में क्या होता है, जुड़ा रहता है, और जुड़े रहने के कारण, इसी कारण इसे मेटालिक सॉलिड का नाम देते हैं, है ना। यानी मेटालिक सॉलिड का मतलब क्या है कि वैसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहता है वो मेटालिक एटम्स और मेटालिक आयंस होता है। और ये मेटालिक एटम्स और मेटालिक आयंस होता है वो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड से क्या होता है, आपस में जुड़ा रहता है ना। और जुड़ने के बाद जब ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसी कारण ये मेटालिक बॉन्ड जो होता है ये भी बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, ये भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है। लेकिन हार्ड होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, थोड़ा सा सॉफ्टनेस भी मौजूद होता है, और इसी कारण ये मेटालिक सॉलिड जो होता है वो मैलिएबल और डक्टाइल होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत सॉफ्टनेस क्या होता है, मौजूद होता है। क्योंकि ये मेटालिक बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, इसी कारण ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन थोड़ा बहुत ये सॉफ्ट होता है। और इसी सॉफ्टनेस के कारण ये जो मेटालिक सॉलिड होता है वो क्या होता है, मैलिएबल होता है और डक्टाइल होता है ना, मैलिएबल और डक्टाइल होता है। अब सोचिए जब ये बहुत ज्यादा हार्ड होगा, इसका मतलब क्या, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होगा, इसी कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फेयरली बहुत ज्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज फेयरली हाई। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। तो हम जानते हैं मेटालिक आयंस मौजूद है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मेटालिक आयंस है। जब मेटालिक आयंस होगा तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, है ना। यानी ये क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। और इसका एग्जांपल कौन कौन हो जाएगा, तो हम जानते हैं जैसे Fe आयरन, कॉपर वायर है, Ag वायर है, आप जानते हैं सब, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, अपने आयन से मिलकर बनता है। जैसे Fe2+ आयन है, Fe3+ आयन है, Cu++ आयन है ना। तो इन सब से मिलकर ये क्या होता है, ये बना होता है। इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, मेटालिक आयंस होता है, और इसी कारण जो होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो आज आप लोग टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस, है ना। आज हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद हम लोग यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए, इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहिए, लेकिन इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।